आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राज साहब। राज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राज साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ज़रा एक रिक्वेस्ट कर दूं अपने तमाम सुनने वालों से कि प्रोग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान में सारी आवाज़ें अब इन्होंने एक एक करके दबा दी हैं। राज साहब, मैं आज देख रहा था टीवी चैनल्स के ऊपर वो बच्चे और वो यंगस्टर्स जो पाकिस्तान में जिन्होंने अभी अपनी सहाफ़त का आगाज़ जो है कुछ अर्सा पहले ही किया, लेकिन अब उनके नाम के साथ तज्ज़ियाकार और फिर सीनियर तज्ज़ियाकार जो है लगाया जा रहा है। अब उसकी वजह क्या है कि ये इकबाल बुलंद करने वाला मामला है और लोग अफोर्ड करते हैं ऐसे चेहरों को, ऐसे तज्ज़ियों को जिनसे किसी को टक्कर ना दी जा सके। तो लोगों की तरक्कियां भी बहुत जल्दी हो रही हैं और पाकिस्तान में ख़बर अब ये भी आ रही है कि एक चैनल ने 170 सहाफ़ियों को फारिग कर दिया है। तो बहुत कम आवाज़ें रह गई हैं और जिस तरह से सेठ लोगों ने सहाफ़ियों का इस्तेहसाल शुरू किया है, तो इंडिपेंडेंट आवाज़ों को ज़रूर जो आप सपोर्ट करें। राज साहब, हैविंग सेड दैट, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। राज साहब, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो अडयाला जेल के बाहर सिचुएशन जो है वो अब रात से ही कंट्रोल इन्होंने करना शुरू कर दी थी। मेरी दो लोगों से बात हुई है अडयाला जेल के आसपास के रिहायशी हैं और उन्होंने क्या देखा ये भी हम बताएंगे। और रेड जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है अडयाला को, और ये क्यों किया गया, इसकी वजूहात क्या थी, ये वजूहात भी आपके सामने दोस्तों रखेंगे वन बाय वन करके, और फिर इस पर राज साहब का तज्जिया भी लेंगे। और राज साहब, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का आज इम्तिहान है और फिर 9 मई के जो केसेस हैं इसमें एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान के इन केसेस के अंदर एक 9 मई का ही एक केस था जिसमें अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया और ये किस तरह से इमरान खान की कामयाबी है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर ऐवान सदर के अंदर शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है, ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है। लेकिन टू बिगिन विद राय साहब, अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कॉल दी हुई थी और जो ख़बर है, पहले ख़बर शेयर कर देते हैं कि एक तो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया राय साहब, और दफ़ा 144 के साथ साथ अडयाला के इतराफ़ का सारा इलाका रेड जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसे डिक्लेयर कर दिया गया 15 दिनों के लिए, और इन 15 दिनों में किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई गैदरिंग वहाँ पर नहीं होगी। और यह भी बताया जाता है कि इमरान खान से मुलाकात भी नहीं होगी। पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया। जो एडवाइजरी, जो नोटिफिकेशन आया है ना राज साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इस नोटिफिकेशन को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि पेट्रोल बम ले जाने पर पाबंदी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ किसी किस्म का हथियार ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी, और किसी को कोई हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, बारूदी मवाद ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर राय साहब ये नोटिफिकेशन जारी ना किया जाता तो शायद फिर इजाज़त होती। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दीवार के साथ ये लगा रहे हैं, ये एक प्लानिंग का हिस्सा है या इसकी कोई और पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकती है? क्योंकि 14 से 15 मेरा ख्याल 13 से 15 का जो दिन है मई, डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन शुरू हो रहा है और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान भी कुछ 2-3 घंटों के लिए रुक सकते हैं। तो इट्स अ वेरी हाई टाइम फॉर द कंट्री, और इस तनाजुर में इमरान खान से मुलाकात करवाना जो है वो बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा। इससे बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा कि अगर हमने इमरान खान से मुलाकात करवा दी और अडयाला के बाहर लोग आकर बैठ गए। क्या हुआ रहा है सब 3-4 दिनों में? ये प्रेशर था तहरीक इंसाफ के ऊपर, अलीमा खान का, उज़मा खान का, नूरीन खान का और वर्कर का, कि इनको आना पड़ा क्योंकि लास्ट जो ऐलान किया कि हम आएंगे और हम ज़रूर आएंगे, और 300 के करीब जो असम्बली लगाने की बात की जा रही है ये होना ही था। तो इन्होंने भी अपनी जो कार्रवाई है, अपनी तैयारी जो है राय साहब वो कर ली है। देखें हाशमी साहब, जो ख़बरें 3 आपने पढ़ी हैं, इन 3 ख़बरों में 3 जवाबात उन सहाफ़ियों के सवालात के मौजूद हैं या उनकी ख़बरों के जवाबात मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 1 हफ़्ते के दौरान मुसलसल बहुत वसूख के साथ ये ख़बरें दी। मुबैना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, मुबैना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। मुबैना का मतलब होता है बयान करदा,
यानी उसके अंदर आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं कि ये किसी की बयान करदा स्टोरी है या किसी ने बयान करदा बात आगे पहुंचाई है, लेकिन आपने विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स किसी अगर मगर के बगैर बड़े वसूख से ख़बरें चलाईं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक डील हो चुकी है, तमाम मामला तय हो चुके हैं, शहबाज शरीफ का घर जाना तय हो गया है, और यहाँ तक कि तारीख भी बता दी कि सितंबर 2026 में शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म हो जाएगी, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस खाली कर देंगे, काबीना तहलील हो जाएगी, ख्वाजा आसिफ समेत बाकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ये घर जाएंगे, एक नई कौमी हुकूमत बनेगी, उस कौमी हुकूमत के अंदर पीटीआई के लोग शामिल होंगे। तो ये जो पूरी स्टोरीज घड़ी गई और पूरे वसूख के साथ चलाई गई, अब इनका कंपैरिजन कर लें उन हकाइक के साथ जो आपने अपनी 3 स्टोरीज के अंदर मुख्तसरन हमारे व्यूअर्स को बताए। तो अगर कोई डील हुई होती, अगर मामला तय हो गए होते, अगर सितंबर में हुकूमत ख़त्म हो रही होती, सितंबर में कौमी हुकूमत बन रही होती, उस कौमी हुकूमत में पीटीआई को किरदार दिया जा रहा होता, तो क्या ये जो दफ़ा 144 नाफिज हुई और जो ये कहा गया पेट्रोल बम कहाँ से आ गया बीच में, इसका मतलब है कि पहले से बता दिया गया है कि आपको अगर आप यहाँ एहतजाज करने आएंगे तो हम आप पर इस किस्म के मुकदमात बनाएंगे कि आप यहाँ पे इंतशार फैलाने आए थे, आप पेट्रोल बम लेके आए थे, आप यहाँ पे जलाओ घेराओ। वैसे ये कैसी बात है राज साहब, उन्होंने पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में लिखा है, पेट्रोल बम ले जाने में इजाज़त नहीं होगी, बारूदी मवाद गुलेलें, ये सब उन्होंने लिख दिया है। वो इसलिए लिख दिया है कि उन्होंने मुकदमात का एक बुनियाद रख दी है कि हम इन दफ़ात के तहत आपके ऊपर मुकदमात बनाएंगे। ये गुलेलें, ये पेट्रोल बम बरामद करना जाली तरीके से, ये तो हमारी पुलिस के लिए कोई मसला ही नहीं है। तो हमारी पुलिस तो 9 मई के केसेस के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दे चुकी है या इस तरह की गवाहियाँ भी दे चुकी है कि वो इमरान खान साहब के आसपास किसी टेबल के नीचे छुपे हुए थे और उन्होंने इमरान खान साहब को ये 9 मई की पूरी प्लानिंग करते हुए देखा और सुना। तो इससे तो ये जाहिर हो गया कि अडियाला जेल के ऊपर जो एहतजाज होने जा रहा है वो भी इस वक्त इस निज़ाम को और जाली फार्म 47 वाली हुकूमत को कबूल नहीं है। तो अगर उनको ये कबूल नहीं है तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि सितंबर में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और कोई कौमी हुकूमत आ जाएगी। अगेन हम ये कहते हैं, आप तो कहते हैं कि आप दूसरे सहाफ़ियों के सोर्सेज को चैलेंज भी करेंगे, मैं थोड़ा सा उसको एक और एंगल से देखता हूँ कि मैं किसी सहाफ़ी के सोर्स को चैलेंज नहीं करता, ना मैं ये कहता हूँ कि मेरे सोर्सेज ऐसे सुपीरियर हैं कि वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बावसूख बात बता सकते हैं। लेकिन हम जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो उस स्टोरी के साथ मैच नहीं करते जो घड़ी गई। अच्छा नहीं राज साहब, मेरी एक अर्ज सुन लीजिएगा, जो खबर होती है ना, चूँकि पाकिस्तान में तो व्हाट्सएप पे खबरें ज़्यादा आ रही होती हैं और ही सेड शी सेड वाला मामला के कान से सुनते और दूसरे कान पे निकालने के बजाय उसके ऊपर खबर बना के फेंक देते। कॉमास भी नहीं हटाते दुनिया में ऐसा नहीं होता, कॉमास भी नहीं हटाते दुनिया में, ऐसा डॉट्स कॉमा भी नहीं हटाते दुनिया में, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी खबर, वो आप पंजाबी में कहते हैं ना पेल दो, वो उसी तरह पेल देते हैं उसको, वो पेल देते हैं। दुनिया में तो इस बुनियाद के ऊपर लोग डेफेमेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे डेफेमेशन होती है, सहाफ़ी की पहचान तो उसकी खबर होती है, और वही जो है वो फिर, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं चैलेंज करूँगा, क्यों ना करूँ चैलेंज राजा जी। अब वो ज़ाहिर है कि आपकी अपनी ओपिनियन है, तो अब बहरहाल वो खबर जो है वो इससे मैच नहीं करती। अब आ जाएँ कि जो आपका दूसरा सवाल था कि अब क्या हुआ कि अडियाला जेल के बाहर जो सहेल आफरीदी ने भी कहा कि हम MNA अपने MPS भेजेंगे, अपने कारकुन भेजेंगे और वहाँ पर एक शो होगा। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि PTI के कारकुनों का, PTI के सोशल मीडिया का, जिसके अंदर आम लोग भी शामिल हैं, उनका एक प्रेशर था। और फिर सहेल आफरीदी भी एक गेम जो एक नई चला रहे हैं उसकी तरफ भी आते हैं, तो प्रेशर था। और उसके बाद
ये प्रेशर इतना बड़ा कि लोग सुहेल आफरीदी को अली अमीन गंडापुर के साथ कंपेयर करते हुए अली अमीन गंडापुर को बेहतर करार देने लगे कि चले वो 2 मरतबा 3 मरतबा धरने के लिए निकलो तो सही, चले कोई शेलिंग के अंदर से गुजरे तो सही, जिस जगह पे शेलिंग हो रही थी उससे गुजरे तो सही। तो सुहेल आफरीदी तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से अब चूँकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और उनको ये भी ख़तरा है कि जितनी तनकीद हो रही है उसके बाद अगर खान साहब के साथ कोई हकीकी मुलाकात हो गई जिसके अंदर खान साहब को बाहर के मामलात के मुतल्लिक हक़ाइक़ बता दिए गए कि सुहेल आफरीदी ने अब तक क्या कुछ किया है, तो ऐसा ना हो कि सुहेल आफरीदी को तब्दील कर दिया जाए। तो एक तो ये वजह है कि अब मजबूरन सुहेल आफरीदी ये कह रहे हैं और बाकी पीटीआई की क़यादत जो कि कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत है वो ये कह रही है कि वो अडियाला जेल के बाहर जाएंगे। अब एक और ख़बर जो लॉन्च करवाई गई है वो ये करवाई गई है कि जैसे ही ये सुहेल आफरीदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो सुहेल आफरीदी के कैंप से एक ख़बर लॉन्च करवाई गई, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को दी गई, और वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि कॉमास भी हटाए बगैर, लफ्ज़ आगे पीछे किए बगैर, नुक्ते तब्दील किए बगैर, डॉट्स और फुल स्टॉप्स तब्दील किए बगैर वो ख़बर एज़ इट इज़ आगे फैला दी गई। और इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि एंटरटेनमेंट से आए हैं, यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आए हैं, अब वो अचानक साफ़ी बन गए हैं, यानी उनका ये शोबा नहीं है, फील्ड नहीं है, इसलिए उनको पता सहाफ़त का या ख़बर का जो प्रोटोकॉल होता है कि उसको रीचेक कैसे करना है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेक करना है, एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में और एक लॉन्च स्टोरी में क्या फ़र्क होता है, तो या एक जो फॉरवर्ड किया हुआ व्हाट्सएप है उस स्टोरी को कैसे चेक करना है, तो वो उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। किसी जगह पे उन्होंने एडिटिंग नहीं की होती, न्यूज़ रूम में काम नहीं किया होता, रिपोर्टिंग नहीं की होती, बीट रिपोर्टिंग नहीं की होती, हत्ता कि वो कोई पीसीआर एमसीआर को नहीं जानते, अखबारात में काम नहीं किया होता, कभी सुर्खी शह सुर्खी नहीं लगाई होती, इदारिया कॉलम वगैरह नहीं लिखा होता, तो वो एंटरटेनमेंट मज़ाहिया प्रोग्राम करते करते सहाफ़त के अंदर वारिद हो गए। तो अब इस पूरी सूरत हाल में खबर वो तुसी कामरान शायद पीछे पै गए हो कि चलो नहीं, मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं था, तो मेरा इशारा वो ऐसे लोगों की जानिब था जिन्होंने ये स्पेसिफिक खबर फैलाई है कि अली अमीन गंडापुर ने सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च कर दी है और सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जाली या असली सबूत वो सहाफ़ियों को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ आप कैंपेन करें। सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन नहीं कर रहा। सुहेल आफरीदी पर जो तनकीद हो रही है ये इस वक्त ऐसे आज़ाद सहाफ़ी कर रहे हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए और धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए उसकी कॉस्ट पे की है, मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। उन्होंने कोई अली अमीन गंडापुर से अली अमीन गंडापुर ने क्या फ़ायदा देना है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको ये हुकूमत दे सकती थी, इस्टेब्लिशमेंट दे सकती थी, सहाफ़ियों को तमगे भी दिए हैं, सबको पता है, और किस तरह से नवाजा गया है इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत से। तो अब जो उन पर तनकीद हो रही है तो उनको इस तरह से ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। किसी एजेंडा के ऊपर काम नहीं कर रहे, आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसके मुतल्लिक हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं और हक़ाइक़ बयान करना ज़ाहिर है कि सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है। तो सुहेल आफरीदी जिन सहाफ़ियों के ज़रिए ये ख़बरें सामने ला रहे हैं ये उनके अपने मफाद में नहीं है, उनके अपने मफाद में, पार्टी के मफाद में, मुल्क कौम और खान साहब और पीटीआई के असीरान के मफाद में यह है कि जो ज़िम्मेदारी बतौर वज़ीर आला उनको दी गई थी कि आप एक कैंपेन करें, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और ये सितंबर वाली ख़बर के पीछे मत छुपें कि वो तो अब तो हुकूमत जा रही है तो अब हम मामलात क्यों ख़राब करें और अब हम क्यों कोई एहतजाज वगैरह करें। मुझे नहीं लगता कि ये जो इनकी प्लानिंग है ये कामयाब हो पाएगी राय साहब, लेकिन अडियाला के बाहर धरना और फिर नूरीन नियाज़ी की पहले गुफ्तगू सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। राय साहब, नूरीन नियाज़ी उन बहनों में से एक हैं जिनके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले या इस तहरीक को जब से हम ये चलता हुआ देख रहे हैं इससे पहले किसी को ये मालूम भी था कि नूरीन नियाज़ी भी इमरान खान की कोई बहन है। उज़्मा खान का अक्सर पता चलता है क्योंकि उनकी अपीयरेंस थी। अलीमा खान का एवरीबडी नोज़ अबाउट अलीमा खान,
लेकिन नूरीन नियाज़ी जो गुफ्तगू कर रही हैं ये ऑब्वियसली उन तमाम सियासतदानों से, उन तमाम लोगों से, उन तमाम कायदीन से, उन तमाम सेकेंड टियर लीडरशिप से सब इतना बेहतर इनका जो स्टांस है और कोशिश है, और अगर इनके पास तहरीक हो तो यकीनन इसका कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि इन्हें सियासत करनी नहीं आती, इनकी बका का मामला नहीं है, इनकी सर्वाइवल का मामला है। इन्होंने डू एंड डाई वाली सिचुएशन में इस वक्त मौजूद हैं, इस मोड में जा चुके हैं। एक बेटा सज़ा हो गई, भाई इस वक्त जेल में सज़ा काट रहा है, पूरा ख़ानदान जो है उसे किस तरह से तकलीफ़ दी जा रही है। नूरीन नियाज़ी कहती हैं कि मेरे ख्याल से लीडरशिप को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, कभी मुझे लगता है कि मुझे तकलीफ़ ज़्यादा है और लीडरशिप को नहीं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, दिल करता है कि इससे ज़्यादा करें, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हम करें तो करें क्या। राय साहब, मैं आज ना पार्लिमानी पार्टी के हवाले से ख़बर देख रहा था और मैंने फिर जो दोस्त हैं PTI के उनसे मैंने बात भी की कि आप लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आप पार्लिमान में जाकर किस तरह से तहरीक चलानी, केड़ी तहरीक, पार्लिमान में किस तरह से बिहेव करना है, किस मुद्दे पर, और वहाँ पर बात की जा रही है जी कमेटीज़ में वापस जाएं, कमेटी में वापस जाएं और बड़ा प्रेशर है। केड़ा प्रेशर? ये कोशिशें कर रहे हैं पार्लिमानी कमेटी में बैठकर, पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाकर कि हमने पार्लिमान के अंदर किस तरह से बिहेव करना है। राय साहब, यहाँ पर डेमोक्रेसी के जो हालात हैं और जिस तरह से उस जमहूरियत को कुचल दिया जाता है, उस पर अपोजिशन का किरदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदा नहीं कर सकी। इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किरदार अदा करेगी? अब देखें KPK के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं इनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से देख रहा हूँ कि मीटिंग्स हो रही हैं, मीना खान अफरीदी एंड एवरीबॉडी जहाज़ में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में, आई मीन सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसका इमरान खान की रिहाई से क्या ताल्लुक़ है? मैंडेट तो इस जमात को रिहाई का मिला था, रजीम चेंज हुई, लोगों ने रिएक्शन दे दिया। अवाम की ताकत क्या होती है, वोट की ताकत क्या होती है? आज पाकिस्तान के अंदर आए साहब, ये गवर्नेंस वाले मसाइल हल करके क्या इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ हो सकता है? आप आने वाले कल के अंदर लोग आपसे सवाल करेंगे, भाई तुम्हारी कारकर्दगी को हम क्या करें? तुम्हारी कारकर्दगी तो इमरान खान की रिहाई से मंसूब थी, वो तुम्हारी कारकर्दगी सिफर रही। तो ये 3-4 महीने आपको क्या लगता है, इनको भी अब ख्याल आ गया है कि भाई अच्छा ठीक है, एक दिन जाएंगे मंगल को, शाम तक बैठेंगे। और दूसरी तरफ मुझे तो राय साहब, मैंने आज तहरीक इंसाफ में किसी दोस्त से बात की तो मुझे उसकी बातों से एहसास ये हुआ, और इसकी कंफर्मेशन इस तरह भी हो सकती है कि लोगों ने जिनको कहना होता है वो कहलवा देते हैं कि यार दफ़ा 144 लगा दो, थे पाबंदियां लगवा दो, हमारे पास फेस सेविंग का एक मौका होगा। आपको क्या लगता है, फेस सेविंग का मौका मिल गया इनको? जाएंगे लोग आज इकट्ठे होंगे, रास्ते तोड़े जाएंगे या पर्चे होंगे, क्या होगा ऐसा? देखें, एक दफ़ा जाने से तो फेस सेविंग नहीं होगी, क्योंकि PTI का जो वर्कर है और PTI का जो सपोर्टर है, यानी एक तो वर्कर है और एक सपोर्टर है जो कि आम लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो वो बड़े बाशऊर लोग हैं। और ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ये AI का दौर है, मालूमात तक रसाई का दौर है। 1 मिनट के अंदर ट्विटर पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और बाकी जो मीडियम्स हैं वहाँ क्लिप्स भी आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन भी आ जाती है और आपको पता चल जाता है। फिर एक डिजिटल आर्काइव बनता रहता है कि आप 1 मरतबा गए हैं, 2 मरतबा गए हैं, 10 मरतबा गए हैं, कितनी मरतबा गए हैं। तो अगर तो कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और मंगल का यहाँ जो एक शो है अडयाला जेल के बाहर, सिर्फ यहाँ पर जाके वो कोई हाज़िरी लगवा के फेस सेविंग कर लेगा और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाने में शामिल नहीं होगा, तो उसके बावजूद लोग उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं इसने बड़ा अच्छा काम किया, तो ये उसकी गलतफहमी है। ये जो कल काम, आज जो काम करने जा रहे हैं, ये काम इनको बहुत पहले करना चाहिए था। हर ट्यूसडे को करना चाहिए था, हर मंगल को करना चाहिए था। हर मंगल को आप जितने आपके MPs हैं उनको तमाम को नहीं भेज सकते, आप ग्रुप्स बना लेते, यानी 3 ग्रुप्स में बांट देते और इस तरह हर ग्रुप की बारी जो है वो 3 हफ्तों के बाद आती है। अव्वल तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए कि आप हर ट्यूसडे को आ जाएं, लेकिन आप 3 ग्रुप्स बना दें, चले 4 ग्रुप्स बना दें, 1 महीने के बाद आपकी बारी आए और 1 महीने बाद आप आ जाए, ताकि इमरान खान साहब नहीं तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ। आपको पता है
आलिया हमजा बहुत एक्टिव थी पंजाब में, लोग जाया करते थे। वो शिकायत लगा दी किसी ने, बुशरा बीबी ने आकर हिसाब किताब लेना शुरू किया, अली अमीन गंडापुर से शिकायत लग गई। उन्होंने कहा बीबी ने तो अंदर करो। और ख़ान साहब को मैं बड़ी जिम्मेदारी से राय साहब ये बता रहा हूँ कि उनको ये दुख था कि रास्ता निकल सकता था और अली अमीन गंडापुर रास्ता निकाल सकते थे कि भाई बदला लेना है आप मुझसे लें, जो करना है आप करें, लेकिन औरतों को आप घर की औरतों को क्यों घसीटते हैं इसके अंदर। और ये खान साहब को आज भी तकलीफ है। जब उनको सज़ा सुनाई गई, उनको सज़ा सुनाने का एक % भी दुख नहीं था, लेकिन जिस तरह ही बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। तो राय साहब जो मुखबरी करते हैं उनका क्या करें, वो तो बता देते हैं जाकर। देखें, ये चीज़ सोहेल आफरीदी को सोचनी चाहिए कि जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने किया इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वही सब कुछ तकरीबन सोहेल आफरीदी ने भी सलमान अकरम राजा के साथ खड़े होके और उनकी तायद करके जिस वक्त वो तनकीद कर रहे थे अलीमा खान साहिबा पर और उनकी बहनों पर, तो वही कुछ काम जो है वो सोहेल आफरीदी ने किया। तो सोहेल आफरीदी के मुतल्लिक भी जब इस किस्म की रिपोर्ट्स इमरान खान साहब तक पहुंचेंगी तो उनके क्या एहसासात होंगे, ये सोहेल आफरीदी को पता होना चाहिए। और सोहेल आफरीदी को ये गुमान है कि जिस तरीके से अब तक कोई मुलाकात खान साहब से उनकी बहनों की नहीं होने दी गई और सिर्फ बैरिस्टर सलमान सफदर जाके मुलाकात करते हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में जो सोहेल आफरीदी ने अब तक नाअहली दिखाई है या सुस्ती दिखाई है, इसके मुतल्लिक कोई रिपोर्ट उन तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन कब तक ही होगा ये, कब तक होगा, कब तक ये बात छुपेगी। अली अमीन गंडापुर भी यही समझते थे और आखिर तक वो ये समझते रहे कि मेरी जो सीट है ये महफूज है, लेकिन ये जो कुर्सी है ये किसी की भी महफूज नहीं रहती। तो अली अमीन गंडापुर तो इनसे ज़्यादा तजर्बाकार भी थे, इनसे ज़्यादा अच्छे मुंतज़िम भी थे, इनसे ज़्यादा अच्छे सियासी खिलाड़ी भी थे, इनसे ज़्यादा कई मौक़ों पर बहादुरी भी दिखाई। लेकिन अगर उनकी सीट नहीं बच सकी तो सोहेल आफरीदी साहब की कैसे बच सकेगी? नहीं बच सकी। हमारे पास ना आखिरी 2 मिनट हैं। मैं चाहूँगा कि क्विकली हम एक ख़बर और शेयर कर दें, दैट इज़ फ्रॉम ऐवान सदर। राय साहब, एक तो ज़रदारी साहब की जो है वो मुलाकात हुई है और ज़रदारी साहब मिलने, शहबाज साहब उनको मिलने के लिए गए और वहाँ पर आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम किए, ये बैठकर वहाँ पे तबादला ख्याल हुआ है। इसमें डार साहब स्पीकर, अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सलीम मांडीवाला, डॉक्टर आसिम, ये तमाम शख्सियात वहाँ पर बैठी हुई थी जिन्होंने मुलाकात की। और जो तस्वीर आई उसमें मुस्कुराहटें हैं, तो मुस्कुराहटें ही हम तसव्वुर करें कि वाकई आवाम के लिए बैठे थे या फिर ये अपने लिए बैठे थे। मुस्कुराहटें नहीं हैं, ये आवाम का जो इस वक्त आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, जिस तरह से लोगों को इन्होंने ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि इस ज़िंदगी से अच्छा है कि हम खुदकुशी कर लें, तो ये लोगों को बता रहे हैं, ये लोगों को बता रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे मालात कायम हैं, हमारी अय्याशियाँ कायम हैं, हमारी मराहत कायम है, हमारे इक़्तिदार कायम है और हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। यानी ये इस हद तक बेहिस हुक्मरान है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो महंगाई की आग के अंदर जल रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है। इससे पहले एक और तस्वीर भी आई थी जिसमें मियां नवाज शरीफ भी थे और वहाँ भी तस्वीर में सबके दांत निकल रहे थे, सारे खिलखिला के हंस रहे थे। तो इसका मतलब है कि इनको बिल्कुल कोई एहसास नहीं है कि अवाम क्या सोच रहे हैं, और इनको इसलिए भी एहसास नहीं है कि ये कौन सा अवाम से वोट लेके आए, और इनको पता है कि आगे भी हमने कौन सा अवाम से वोट लेना है, हमने तो दोबारा मुसल्लत होना है जैसे पहले मुसल्लत हुए थे। तो ये इस वक्त हमारी हुक्मरानी का मयार है। बहुत शुक्रिया साहब। वीर जी, हमारी आज की वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। कोशिश हम करेंगे कि ये प्रोग्राम्स का जो दुरानी है इसको हम थोड़ा सा रिविज़िट कर रहे हैं एंड देन फ्रीक्वेंसीज की हम बढ़ा रहे हैं। 2 प्रोग्राम्स हम दिन में करेंगे, तो ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने